बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, सब लोग ठीक ठाक हैं। अच्छा, ये प्लांट मूवमेंट्स का आखिरी पोर्शन जो है वो रह गया था, नास्टिक मूवमेंट्स। इससे पहले आपने पढ़ा था कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की 3 टाइप्स पढ़ी थी, टैक्टिक, टर्गर और ग्रोथ। और फिर पैराटोनिक की 2 हैं, उनमें से एक ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ लिया था, दूसरा ये नास्टिक मूवमेंट्स हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, ये एक मैं अभी बात आपको क्लियर कर दूं कि जो हमने ऑटोनॉमिक में पढ़ी थी ना, टर्गर और ग्रोथ, एक्चुअली वो टर्गर और ग्रोथ दोनों किसकी टाइप्स हैं? नास्टिक मूवमेंट्स की। तो हम अगर ग्रेजुएशन की बुक्स में पढ़े ना, तो नास्टिक की टाइप्स में हम पढ़ते हैं टर्गर और ग्रोथ को, लेकिन आपकी बुक में पहले लिख दिया तो जैसा था वैसा ही। अच्छा, नास्टिक मूवमेंट्स में दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स का मतलब है स्टिमुलस कहीं से भी एक्ट कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन से एक्ट कर सकता है। तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं, तो आप डिफरेंस भी बना सकते हैं। नास्टिक नॉन डायरेक्शनल हैं, तो वो इससे पहले जो आपने ट्रॉपिक पढ़ी थी ना, वो डायरेक्शनल होती थी। आपको पता है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव होती थी, यहाँ स्टिमुलस की तरफ, यहाँ स्टिमुलस से दूर। तो ये वो डायरेक्शनल और ये नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में 2 टाइप्स हैं इसकी, निस्टिनास्टी और हेप्टोनास्टी। हेप्टोनास्टी आसान है। अच्छा, आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर एक प्लांट था, इंसेक्टिवर्स प्लांट्स के अंदर वीनस फ्लाई ट्रैप। तो वो उसके लीव्स बाइलोब होते थे, जब उसके अंदर कोई इंसेक्ट आता था तो उसके पत्ते फौरन बंद हो जाते थे और इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते थे, ऐसा ही ना। तो ये देखें, दीज मूवमेंट्स अकर इन रिस्पॉन्स टू कंटेक्ट, और इसकी एग्जाम्पल फिर ये वीनस फ्लाई ट्रैप हो जाएगी। तो हेप्टोनास्टी ये नास्टिक मूवमेंट्स की टाइप है, जो टच रिस्पॉन्स के जरिए, कंटेक्ट रिस्पॉन्स के जरिए होती है। अच्छा, जो निस्टिनास्टी है, नास्टिक मूवमेंट्स की ऐसी टाइप है जो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होगी, जिसकी वजह से कोई ग्रोथ चेंजेस आती हैं, चाहे वो टर्गर हो चाहे ग्रोथ हो। ठीक है। टर्गर और ग्रोथ चेंजेस आएंगी स्टिमुलस की वजह से, निस्टिनास्टी मूवमेंट्स का नाम हो जाएगा ये। अब इसकी 2 टाइप्स हमारी बुक में लिखी हुई हैं, एक फोटोनास्टी और एक थर्मोनास्टी। देखें, ऐसी नास्टिक मूवमेंट या निस्टिनास्टिक मूवमेंट्स में लाइट पीरियड का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है जी फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट इसका लफ्जी मतलब बन जाएगा। तो फोटोनास्टी में फोटो पीरियड की वजह से, लाइट स्टिमुलस की ड्यूरेशन की वजह से जो मूवमेंट्स होंगी, तो इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स हो जाएंगे। जिस तरह आपको पता है, कुछ पौधे ऐसे हैं जो गर्मियों में हैं, कुछ पौधे सर्दियों में हैं। तो सर्दियों में लाइट पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ लाइट कम होता है, शॉर्ट डेज होते हैं, और गर्मियों के अंदर फिर लॉन्ग डेज होते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए उन पौधों की इकसाम भी सर्दियों और गर्मियों में डिफरेंट हो जाती हैं। थर्मोनास्टी में टेम्परेचर होगा। ट्यूलिप प्लांट की एग्जांपल देके उसने कहा उसके फ्लावर्स जो हैं वो रात के वक्त क्लोज हो जाते हैं। ठीक है जी, बहरहाल ये आप इसकी एग्जांपल कोड कर सकते हैं। तो ये जर्नल याद करने को। अच्छा, अब यहाँ पर ना इससे आगे ऑब्जेक्टिव के लिए ये एक छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है कि रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस इन द प्लांट मूवमेंट्स। बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स बनती हैं। तो प्लांट मूवमेंट्स सारी की सारी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं प्लांट्स में। तो उन हार्मोन्स को ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं। वो 2 तरह के होते हैं, कुछ ग्रोथ को इंक्रीज करने वाले और कुछ ग्रोथ को किसी अंदाज में रोकने वाले। 5 आप अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ऑक्सिन्स नाम है, जिब्रालिन्स, साइटोकिनिन्स और इथीन्स, ये स्टिमुलेटर्स हैं। एब्सिसिन्स, इसको एब्सिसिक एसिड भी बोलते हैं, और इथीन ये इनहिबिटर्स हैं। इसका मतलब है इथीन मैंने दोनों जगह पे लिखा है। तो इथीन का दोहरा एक्ट है, कभी वो स्टिमुलेटर हो जाता है तो बाज़ औक़ात वो क्या हो जाता है, इनहिबिटर भी हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर देख लें ज़रा, प्लांट मूवमेंट्स जितनी भी हैं वो कंट्रोल होती हैं किसकी वजह से? हार्मोन्स की वजह से। ये एक लाइन पढ़ रहा हूँ, फिर मैं नीचे बता देता हूँ। ऑक्सिन्स प्ले मेजर रोल इन फोटोट्रोपिज्म। पढ़ी थी ना पीछे, फोटोट्रोपिज्म, लाइट की वजह से बेंड कर जाना शूट का। इट इज़ बिलीव्ड दैट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन्स, मतलब कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऑक्सिन हार्मोन है। इंडोलेस्टिक एसिड भी लिखा होगा आपकी बुक में इसके लिए। इन दी कॉलियोपेटाइल स्टम्स, ये देखें डेवलपिंग शूट है। इस डेवलपिंग शूट में ये एपेक्स है। एपेक्स की ये सबसे बाहरी लेयर जो होती है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, पेरेनकाइमेटस सेल्स की, इसे बेसिकली कॉलियोपेटाइल स्टम्प्स बोलते हैं। ठीक है। कॉलियोपेटाइल स्टम्प्स क्या है? ये टॉप लेयर जो है बाहर वाली एक्सटर्नल, सिर्फ एपेक्स की है। अच्छा, बेसिकली अब यहाँ पर कौन पैदा होगा? ऑक्सिन्स।
लेकिन आपको पता ना दो तरह की सरफेस होती है, एक अपर और एक लोअर। हो सकता है अपर पे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा हो जाए और लोअर पे कम पैदा हो जाए, तो फिर अपर पे ग्रोथ रेट ज्यादा हो जाएगा और लोअर पे कम। तो याद है आपको, अपर पे ज्यादा ग्रोथ और लोअर पे ज्यादा कम ग्रोथ, तो इसे एपिनास्टी बोलते हैं। तो ये एपिनास्टी हो जाएगी बेसिकली। एपिनास्टी की वजह से फिर ये बेंड कर जाता है, ये देखें तो ये बेंड आ जाता है, चेंज इन कर्वेचर आ जाता है यहाँ पे। तो कर्वेचर में चेंज आना, दिस इज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस हार्मोन एक्चुअली विच इज ऑक्सिन्स, ठीक है। तो ये है जी इस लाइन का बुनियादी मतलब। तो अनइक्वल सेल इनलार्जमेंट हो जाती है। अनइक्वल का क्या मतलब है, ऊपर वाली साइड पे ज्यादा सेल्स इनलार्ज हो जाएंगे, ग्रो करेंगे, और नीचे वाली साइड पे कम होना शुरू हो जाते हैं, तो बेंड आना शुरू हो जाता होता है। तो हार्मोन्स की वजह से सारा कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर है ऑक्सिन्स जो हैं आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म ऑफ रूट एंड नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म ऑफ स्टेम। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद करेंगे। देखें, जब रूट्स की पॉजिटिव होगी तो स्टेम की ऑब्वियसली नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म होगी, क्योंकि स्टेम ऊपर वाली साइड पे ग्रेविटी से दूर जाती है और रूट्स ग्रेविटी की तरफ जाती हैं। अच्छा, ऑक्सिन्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट सेल। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि रोक देते हैं। इनहिबिट का मतलब यहाँ ये नहीं है। इनहिबिट का मतलब है उसको नीचे वाली साइड पे बेंड कर देते हैं। रूट हमेशा नीचे वाली साइड पे जाती होती है, ठीक है। द सेल्स ऑफ द अपर सरफेस देयरफॉर एलोंगेट इफ द रूट कर्व्स डाउनवर्ड। समझ आ रही है? अपर सरफेस देखें, अपर सरफेस पे ज्यादा इलोंगेट कर गए, इसका मतलब है अपर सरफेस पे ग्रोथ ज्यादा है लोअर की निस्बत। दिस इज अगेन एपिनास्टी, ठीक हो गया। तो रूट्स में एपिनास्टी होगी। मैंने आपको ये देखें पहले भी बताया हुआ, रूट्स जो नीचे वाली साइड पे बेंड करती हैं, दिस इज ड्यू टू एपिनास्टी। और इसका मतलब है जो शूट ऊपर वाली साइड पे मूव करेगी तो उधर क्या होगा फिर, ये देखें। तो कहता है स्टेम के केस में क्या होता है, लोअर सरफेस के ऊपर ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, अपर साइड पे वो कर्व कर जाती है। तो दिस इज हाइपोनास्टी अगेन, सही है। और ऑब्जेक्टिव आपकी बुक में है जी, जरूर याद करनी है। एपिनास्टी यूजुअली ऑक्सिन्स की वजह से होती है और हाइपोनास्टी जिब्रालिन्स। लेकिन एक बात आपको ये भी याद करनी है कि प्लांट में कभी भी ग्रोथ सिर्फ एक हार्मोन की वजह से नहीं होती, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन्स मुख्तलिफ कंसंट्रेशंस में मिलकर काम करते हैं। मतलब कहीं पर एक ज्यादा बाकी थोड़े, कहीं पर बाकी ज्यादा कोई एक थोड़ा, तो सारे हार्मोन्स के मिलकर काम करने से कोई रिस्पॉन्स शो होता है। ये जो लिखा हुआ ये आपकी बुक के अकॉर्डिंगली मेजर रोल है ऑक्सिन्स का ये करवाने के लिए और जिब्रालिन्स का ये करवाने के लिए। अपर सरफेस पे ऑक्सिन्स, लोअर सरफेस पे जिब्रालिन्स। तो बहरहाल जहां ऑक्सिन्स है वहां जिब्रालिन्स भी होंगे, जहां जिब्रालिन्स है वहां ऑक्सिन्स भी होंगे। मिक्सचर काम कर रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव बुक में लिखी हुई है, तो ये एज इट इज आपको याद करनी है। तो इससे अगला पोर्शन जो होगा वो एनिमल्स के अंदर फिर सपोर्ट और मूवमेंट का आएगा, वो इंशाल्लाह मंडे से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज।